हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ एमसीक्यूज अर्थात लॉ रिलेटेड यूजफुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जो सभी जुडिशरी एग्जाम्स जैसे एआईबीई, पीसीएसजे, एपीओ आदि के लिए यूजफुल होंगे। यह वीडियो का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप देख सकते हैं यदि आपने उनको नहीं देखा है। तो दोस्तों, लॉ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसीज, नोट्स और एआईबी एग्जाम रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यूजफुल लॉ एमसीक्यूज जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जो एमसीक्यू है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में दिया गया है, और यहाँ पर जो आंसर है उसको हमने रेड सर्किल से सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और आंसर को भी बताएंगे, और आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, और अब जो आवाज़ है उसको बंद कर सकते हैं। तो देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्टी के अपराध के दंड से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है। पहला कहता है धारा 426, दूसरा है धारा 427, सी ऑप्शन है धारा 428, और डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 426 अर्थात सेक्शन 426, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति अंतरण परिभाषित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है धारा 5, बी कहता है धारा 6, और सी है धारा 7, और डी कहता है धारा 8। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 5, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है वहां दान होता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला कहता है अवैध, दूसरा है वैध, सी ऑप्शन कहता है शून्य, और डी कह रहा है शून्य करणीय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है शून्य अर्थात वाइड, ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 वहां लागू होगी जहां, पहला ऑप्शन कहता है अंतरण विक्रय द्वारा हुआ है, दूसरा कहता है अंतरण दान द्वारा हुआ है, और सी ऑप्शन है अंतरण पट्टे पर हुआ है, और डी ऑप्शन कहता है अंतरण विनिमय द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है अंतरण पट्टे पर हुआ है, ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक शर्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है वाद या कार्यवाही का लंबित होना, बी ऑप्शन है सक्षम न्यायालय में लंबित होना, सी ऑप्शन कहता है वाद का दुर्भिसंगपूर्ण होना, और डी ऑप्शन है अंतरण दूसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाला हो। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वाद का दुर्भिसंगपूर्ण होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि उपबंधित नहीं है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन कहता है 3 वर्ष के भीतर, बी कहता है 1 वर्ष के भीतर, सी है 6 माह के भीतर, और डी ऑप्शन कहता है किसी भी समय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष के भीतर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा है। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है 3 वर्ष, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन कहता है 5 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1 वर्ष, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए है वाद पत्र के लौटाने की तिथि से, बी कहता है वाद लौटाए जाने के आदेश दिनांक से, सी ऑप्शन कहता है परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारा 17 परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है। 4 ऑप्शन है। पहला कपट, दूसरा त्रुटि, सी ऑप्शन कहता है छुपाना, डी ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी अर्थात ऑल द एबव,
ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है परिसीमा अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव का उपबंध करती है। तो चार ऑप्शन है, पहला है धारा 18, दूसरा धारा 19 और सी कहता है धारा 20 और डी ऑप्शन है धारा 21। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है धारा 21 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविदा अधिनियम की कौन सी धारा उप अभिकर्ता को परिभाषित करती है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है धारा 190, दूसरा है धारा 191, सी ऑप्शन है धारा 192 और डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है धारा 191 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होगी। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है वैध, दूसरा अवैध, तीसरा कहता है शून्य और ऑप्शन डी कह रहा है शून्य करणीय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है शून्य अर्थात वाइड ये राइट आंसर होगा। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है धारा 124, दूसरा कहता है धारा 125, सी ऑप्शन है धारा 126 और डी कहता है धारा 127। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 124 अर्थात सेक्शन 124 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा करार शून्य है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है यदि कपट से कारित है, बी ऑप्शन कहता है यदि प्रपीड़न से कारित है, सी ऑप्शन कहता है यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है, यह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है धारा 126 में, बी कहता है धारा 127 में और सी ऑप्शन है धारा 128 में और डी कहता है धारा 129 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है धारा 128 में अर्थात इन सेक्शन 128 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है भाड़ा नियंत्रक अनिम्न श्रेणी का होगा। ऑप्शन ए कहता है तहसीलदार से, बी कहता है सहायक अधीक्षक से, सी कहता है डिप्टी कलेक्टर से और डी ऑप्शन कहता है सिविल जज से। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर सी है डिप्टी कलेक्टर से ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 को निम्न में से कौन सी धारा आदतन व्यतिक्रमी को परिभाषित करती है। तो चार ऑप्शन है, धारा 21, दूसरा कहता है धारा 23, तीसरा कहता है धारा 24 और डी ऑप्शन कहता है धारा 25। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है धारा 24 ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है वसीयत, दूसरा है दत्तक पत्र, तीसरा है ऋण पत्र और चौथा कहता है स्थावर संपत्ति का दान पत्र। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है स्थावर संपत्ति का दान पत्र ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्न प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए कहता है दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रीकरण ही नहीं कर पाएंगे, बी कहता है दस्तावेजें जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है और सी कहता है दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रीकरण करना वैकल्पिक है और डी ऑप्शन है दोनों ए और सी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दस्तावेजें जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।